देखो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेशन जो x होता है वो NP होता है, वेरिएंस जो होता है हमारा वो NPQ होता है। तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है कि अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बर्नौली हो जाएगा। तो बर्नौली में क्या होता है कि ये बस P और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बाद में हम देखें, थोड़ा ये भी हाँ मैं बता देता हूँ आपको कि x अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, P, तो यहाँ पे अगर जो बात है px अगर जिसका हम देखें तो देखो NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x होगा, और इसकी जो लिमिट होगी वो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n तक रहेगा। और अगर जो बात है x फॉलो कर रहा है मतलब n यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो ये बाइनोमियल इस तरह से भी लिखें 1, P, ये भी लिखा हो सकता है, या आपको बोल देगा कि बर्नौली है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसका क्या होगा ये जरा हम लोग देख लेते हैं। इसको अगर जो बात में n बराबर अगर जो बात 1 करें तब इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखो जरा, इसका मतलब PMF क्या होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, CX हो जाएगा, P की पावर x हो जाएगा, Q की पावर 1 माइनस का x हो जाएगा, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब जरा इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, ये जरा देखो, इसको अगर जो बात हम सॉल्व करके देखें, ये हमारा x है, ये हमारा 1 माइनस का x है। तो ये अगर जो बात में हम लोग देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर जो बात में इसकी वैल्यू अगर आपको देखनी पड़े तो ये हमारी वैल्यू 1 के ही इक्वल आती है। चूंकि आप यहाँ पे वैल्यू भी रख करके देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यूज अगर आप रखोगे यहाँ पे, इसे 0 रखा एक बार 1 रखा, तो आप देखोगे कि यही रहेगा। अब जब आप ये करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा p की पावर x, और ये q को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो कहीं पर ये इस तरह से भी लिखा है तब भी आपको समझ में आना चाहिए, और ये हमारी इसकी वैल्यू 0 1 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू मैंने बोला है अभी 1 हो जाए। तो n अगर 1 होगा तो ये इसके लिए जो PDF होगा या PMF होगा वो हमारा p की पावर x, और ये हमारा p 1 माइनस का x होगा, और इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप नहीं लिखते हो तो आप ऐसे समझो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अधूरा है और आपका जो नॉलेज है वो भी अधूरा है। ये अगर जो बात में मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो px इस तरह से भी कभी कभी देगा, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ऐसा है। अगर यहाँ पे मैं 0 अगर लिख देता हूँ x की वैल्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा, तो ये हमारा 1 माइनस का p बचेगा। और यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे, चूंकि अगर इसको आप x की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। जब 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा p होगा। या तो इसको कभी कभी ये इस तरह से भी देगा, क्यों दे देगा, और ये p दे देगा, तब भी आपको समझना है। या कभी कभी आप देखेंगे खास करके पेपर सेकंड में ये आपको इस तरह से देगा 1 माइनस का थीटा और ये थीटा। तो ये जरूरी नहीं है कि p को मतलब p की तरह ही लिखें, क्यों भी लिख सकते हैं, थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपको बस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई चीजें जो आपको समझनी चाहिए थी। अब इसके बाद में मैंने बोला भी था आपको कि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। हालांकि ये मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे समझो फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है। तो ये देखो, ये फैक्टोरियल चाहे x लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है, ये फैक्टोरियल का होता है। और अगर बाद में सपोज r यहाँ पे लिखा है तो ये x माइनस का 1 x माइनस का 2 डॉट डॉट यहाँ पे करते हुए चलेंगे, और यहाँ पे x रहेगा और ये हमारा रहेगा r माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा। और या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस का 1 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारा x रहेगा, ये जो ऊपर बार लगा होता है, ये ज़्यादातर बुक में लिखा होगा, तो ये बार जब हटेगा तो इसका मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं सही कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे बुक्स में, ये कुछ इस तरह से लिखा होगा r माइनस का 1, और इस पे इस तरह से बार लगा होगा, तो इसका मतलब ये होगा, इसको अगर जो बात आपको लिखना पड़े तो ये जब बार हटेगा तो ये r और ये माइनस का 1, मतलब ये इस तरह से कुछ लिखा जाता है। या इसको और अगर सॉल्व करके लिखोगे तो ये r होगा और ये हमारा प्लस का 1 होगा, ये हमारा कुछ होगा। अब इसी तरह से अगर जो बात सपोज ये मान लेते हैं कि 1 के लिए अगर हमें लिखना पड़े, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर जो 1 अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे अगर जो हम समझ के देखो, ये सपोज मैं पहले ये इस तरह से सीरीज लिखी, सीरीज को देखो, सीरीज को कई तरह से लिखा जा सकता है। सपोज 1 2 3 डॉट डॉट 5 लिखा है, तो कोई इस तरह से भी लिख सकता है 5 4 3 2 1, ये भी सही है। तो ये देखो, यहाँ पर अगर जो बात है हम इसको इस तरह से लिखें, सॉरी यहाँ पे डॉट डॉट अगर लगा है तब ये होगा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन अगर लगा है। अच्छा, आप ऐसे भी देखो ना, थोड़ा यहाँ पे समझ लो अगर जो कंफ्यूज हो इसमें। तो जैसे सपोज ये लिखा है
5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 बीच में मान लेते हैं, ठीक। तो इसको कोई अगर चाहे तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये समझ लो मैं अब इधर से ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 के लिए बात कर रहा है। अब ये वैसे तो मैं बता सकता हूँ आपको 1 के लिए ये होगा, 2 के लिए ये दोनों होंगे, 3 के लिए और इस ये मतलब ये टर्म होगा, बट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जब 1 हो जाएगा तो x बचेगा और ये हमारा 1 + 1 है तो ये हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिर्फ x बचेगा। देन अगर जो बाद में x2 अगर हम देखें तो देखो इसी में अगर जो बाद में मुझे रखना पड़े तो देखो ये x हो जाएगा, ये हम पहले अगर 2 रखें प्लस का 1 तो ये होगा, और इसी तरह से अगर जो हम मतलब 2 तक पहुंचने से पहले पहले हम 1 भी अगर इसमें रखें, इसको अगर जो हम थोड़ा सा लिख के दिखा दें क्योंकि मैं बोल क्या रहा हूँ r+1, और इसी तरह से जो नेक्स्ट जैसे ये लिखा है x, देन ये इससे मतलब इससे पहले के जो टर्म है तो पहले के जो टर्म होंगे वो x माइनस का r प्लस का 2, ये कुछ इस तरह से ये सीरीज चलेगी, x तक ही जाएगी। तो यहाँ पर अगर जो बात मैं इसमें मैंने रखा तो ये हो गया। अब देन नेक्स्ट में रखें तो ये 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो x माइनस का 1 बचा और ये मल्टीप्लाई में हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा सिर्फ x बचेगा। तो मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा था। तो ये आप करके भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको चूंकि आपको ऐसा नहीं है कि ये करके देखना है, ये आपको बस याद ही कर लेनी है। अगर जो यहाँ पर सपोज 2 लिखा है तो इसको किस तरह से लिखेंगे ये जरा देख लो। x माइनस का 1 ये अभी मैंने बताया था आपको एक्सपेक्टेशन में यूज करते हो, और इसको देखो अभी मैंने लिख के भी दिखाया था, ये हो गया और ये हमारा 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। देन देखो x³ अगर लिखा है तो ये जरा देखो x³ के लिए हम लोग क्या करेंगे या कैसे लिखेंगे, तो देखो और इसको करके भी देख सकते हो, ये मैंने करके वहां पे दिखाया है। तो यहाँ पर टाइम ना खराब करते हुए फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, पिन कमेंट में भी देख लो या ऊपर देखो आइकन में भी दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगा। ये हमारा 3x माइनस का 1 प्लस का x, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसी के इक्वल आएगा। इसको अगर जो बाद में मुझे लिखना पड़े फैक्टोरियल के फॉर्म में तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3x ये 2 हो जाएगा, ये इसी तरह से x 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता तो बस ये बता करके मेरा काम हो जाता, बट आप देखो मैंने फैक्टोरियल अभी बताया था। सपोज अगर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है x माइनस का 1, बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाई थी, np यहाँ पे n माइनस का 1, एक मिनट ये मैंने आपको करके दिखाया था, आप चाहो तो बैक करके भी देख लो, और ये हमारा होगा n माइनस का 1 p², ये इसकी वैल्यू। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि कैसे तुरंत मैंने लिख दिया बिना मतलब दिमाग लगाए, क्योंकि ये ट्रिक से हो जाता है। ये अभी मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी को बाय द वे वहाँ पर टाइम बहुत बच गया है और आपको मतलब चीज़ें भूल गए हो तो आप ये कर सकते हो। 2 और ये हमारा x माइनस का 3 होगा, और ये इसके लिए ये हमारा होगा x माइनस का 1 x माइनस का 2, देन 7 लिखोगे x और x माइनस का 1 प्लस का x। इसको अगर जो बाद में फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है तो ये 4 होगा। देखो फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है ये जरा देख लो। अगर जो x की पावर यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब 1 तक ही जाना है, 3 लिखा है तो 2 तक जाना है, मतलब एक कम करके 4 लिखना है तो यहाँ तक, ये होता है थोड़ा तरीका। अब देखो x यहाँ पे हो जाएगा 2 के लिए, जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे ये 3 के लिए होगा, देन 7 लिखेंगे और यहाँ पे 1 के लिए, तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल में इसको इस तरह से लिखेंगे और ये 1 हो जाएगा। ये इसलिए भी ध्यान रखना क्योंकि ये आपको NA में भी यूज करूंगा, तो वहाँ पे बार बार नहीं बताना पड़ेगा, आप यहाँ से चीज़ें करते हुए चलेंगे, वहाँ पे जब आएगा जब जरूर लगेगी तब तो मैं बताऊंगा, बट ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर जो आपको मतलब याद है तो आप कैसे तुरंत चुटकियों में मतलब आंसर निकालेंगे वो जरा हम लोग देखते हैं। अगर जो ये आपको याद है तो आप कैसे चुटकियों में आंसर निकालेंगे ये मैंने आपसे बताया था, ये आप जरा देखो। अगर जो आप एक्सपेक्टेशन x लिख रहे हो तो इसके लिए चूंकि x देखो x की पावर 1, तो एक बार n लिखेंगे और एक बार p लिखेंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा आपको। अगर एक्सपेक्टेशन x² अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ इसको जरा ध्यान करके देखो, ये जो जितनी बार लिखा है मतलब एक बार n लिखा और फिर n माइनस का 1 कर दिया,
और उतनी ही बार p का स्क्वायर कर दिया। अब इसमें देखो, अच्छा इसमें बताना, ये देखो n है, एक बार मैंने लिख दिया और p भी उतनी ही बार लिखा जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो जरा, अगर जो इसके लिए अगर जो हम लिखें 3 के लिए, ये तरीका है कैलकुलेट करने का, अगर जो बाय द वे आप भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे ये इस तरह से लिखेंगे, n माइनस का 1, n माइनस का 2, देखो n और n माइनस 1, n माइनस 2, और फिर p की पावर कितनी बार p लिखेंगे, 1 2 3 बार, तो ये 3 टाइम्स हो गया। फिर देन 3 टाइम्स यहाँ पे देखो अगर जो, तो n माइनस का 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की पावर 2, क्योंकि एक बार p दो बार p, और ये हमारा यहाँ पे सिर्फ n और एक बार n लिखेंगे और वही वहाँ पे p लिखेंगे। देन ऊपर देखो, अगर जो बाय द वे आपसे ये पूछ लेता है एक्सपेक्टेशन x की पावर 4, तो आप यहाँ पर जाकर के आप जितनी बार ये लिखा है इसको उतनी बार लिखना है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और यही आप पॉइजन जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वहां पर भी होगा, सिर्फ ये 2 में होता है, तो ये 2 के लिए आप याद कर लेना। और यहाँ पर अगर जो हम p देखें तो p कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। 6 लिखेंगे, n माइनस का 1 होगा और n माइनस का 2 होगा। यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करें, काउंट करें 1 2 3, तो p हमारा 3 टाइम्स होगा, प्लस 7, यहाँ पे भी n लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा p 2 टाइम्स है, और ये हमारा n p आ ही जाएगा। अब ये सब कैलकुलेट, ये सब सोचो कितने बड़े बड़े हैं फार्मूले, ये आपको बहुत ट्रिक से अगर जो आप पकड़ोगे तुरंत पकड़ लोगे, याद भी आपको रहेगा हमेशा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो ये ट्रिक से आपको करना है। अब इसके बाद में ये आपके क्या है, ये जितने भी आपने पढ़े हैं, ये रॉ मूवमेंट, रॉ मूवमेंट ये हमारा लिखा है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान बार बार रखना है, क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट कभी पूछेगा, कभी रॉ मूवमेंट पूछ लेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको कन्वर्जन पता है कि सेंट्रल मूवमेंट का, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा है तो वहां पर मैंने बताया, सेंट्रल मूवमेंट अगर रॉ मूवमेंट अगर आपको पता है तो उससे सेंट्रल मूवमेंट आप निकाल सकते हो। ये मैंने आपको अभी बताया था, अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, म्यू 1 अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये ऑलवेज मतलब यही रहेगा, चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहे। देन इसके बाद में आप देखोगे नेक्स्ट, तो ये आपको म्यू 2 मतलब वेरिएंस, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। तो ये जो कन्वर्जेंस के फार्मूले से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा एन पी क्यू, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएंस है। और इसी तरह से यही आपका कप्पा 1 है, मतलब कुमुलेंस 2 हो जाएगा। और अगर जो बाय द वे आप ऊपर थोड़ा बढ़ो तो ये भी आप देख सकते हो कि म्यू 3 ये हमारा हो जाएगा एन पी क्यू, और ये क्यू माइनस का पी हो जाएगा, ये हमारा कप्पा 3 यहां से आप लिख सकते हो। और अगर जो बाय द वे आपसे ये पूछ लेता है म्यू 4, ये जो सेंट्रल मूवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम बोलो या आईएसएस बोलो, चाहे जो भी बोलो, वो खूब पूछता है। तो ये तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एन माइनस का 2 पी क्यू, और ये हमारा क्या होता है, ये यहां से हम अगर जो बात ये हमें पता है, और आपसे पूछ लेगा कप्पा 4, तो कप्पा 4 के लिए रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद ही होना चाहिए। म्यू 4 माइनस का 3 म्यू 2 स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हम लिखें और इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें, तो जो आंसर आएगा उसको, ये होमवर्क है आपके लिए, ये जो आंसर आएगा इसको आप टेलीग्राम पर सेंड करेंगे, जिससे और लोग भी मैच कर पाएं। और अगर जो आप जिसने भी अगर सही दे रखा होगा तो मैं वहां पे बता दूंगा, अगर गलत है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट किसी क्लास में मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं बोल रहा था कि आपको रिकरेंस जो रिलेशन फार्मूला है सेंट्रल मूवमेंट के लिए, इसका मैं प्रूफ अभी मैं कराता हूं, बट मैं आपको सिर्फ उसकी चीजें मैं थोड़ा बता देता हूं। म्यू आर प्लस 1, ये रिकरेंस रिलेशन का जो ये फार्मूला था, ये अभी आपको मैंने दिखाया भी था, तो यहां पर थोड़ा देख लो। पी क्यू, ये सब याद होनी चाहिए, अगर आपको याद होंगे तो आप चुटकियों में कर लोगे, वरना आप इसमें कंफ्यूज ही हो जाओगे। म्यू आर माइनस का 1, अब अगर जो बाद में कोई आर बराबर अगर 1 रखता है और वो कैलकुलेट करना चाहता है,
तो म्यू टू कैलकुलेट करेगा। तो म्यू टू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आर जो स्टार्ट होता है मैंने बताया भी था, R1 2 डॉट डॉट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी क्यों आएगा, और यहाँ पर देखो डेल म्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और डेल पी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एन, आर की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया म्यू 0। अब चूंकि अगर जो आप भूल गए होंगे, जैसा कि ये मैंने देखो ये लिखाया भी है, जैसा कि ये देखो मैंने लिखाया है, ऑलवेज ये आपको याद ही कर लेनी है। ये जो मैंने लिखा है, जो भी चीज़ मैं अगर किसी पर अगर मैंने मार्क किया है, टिक किया है बिना दिमाग, या तो आपने बहुत सारे कंपटीशन दे रखे होंगे तो आपको तो ये ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियोस को देख रहा है, या फिर फर्स्ट टाइम वो स्टैटिस्टिक में इतनी अंदर गहराइयों तक अगर वो पढ़ रहा है, मतलब कंपटीशन के लिए अगर वो देख रहा है, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप ये से समझो कि मैं एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ, तो ये आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर अगर देखो हम म्यू टू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो पी क्यों होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू देखो जब 1 के लिए है तो ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी मतलब जब 0 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 ही देगा, और ये हमारा n हो जाएगा, और ये हमारा 1 होगा। देखो इसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो p क्यों हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा n हो जाएगा, और चूंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ एन पी क्यू, ये हमारा हो गया। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए आपको ये ध्यान रखना है, एक तो होमवर्क ये हो गया, देन आपको आपको म्यू 3, आपको म्यू 4 कैलकुलेट करके इस फार्मूले से, जबकि आपको आंसर तो पता ही है, आप उससे मैच कर सकते हो, इस फार्मूले से करके आप अगर सीरियस हो तो आप टेलीग्राम पर इसको सेंड करना, मुझे देखना है कि आपको जो मैं समझाया हूँ ये समझ में आया है या नहीं। अच्छा, अब अगर जो बाद में हमें नेक्स्ट अगर जो बाद में मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ाऊँ आपको, तो अगर आपको पढ़ना चाहिए तो ये देखो जरा, अगर जो बाद में हमें एमजीएफ अगर कैलकुलेट करना पड़े तो एमजीएफ के लिए देखो ये फार्मूला होता है Q प्लस P, ये मतलब एमजीएफ इसका आता है, और इसका जो फार्मूला होता है MXT बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये देखो सिर्फ मैं इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, वरना जब इसके बाद में आप देखोगे जो भी आएंगे उसमें सिर्फ मैं आपको हिंट करूंगा, करना आपको ही है, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं प्रूफ कराने बैठ गया तो ये आप समझ लो कि 5 से 6 महीने में भी ये खत्म नहीं होगा। अगर मैं, क्योंकि मैं डेली तो आप वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो ये कभी खत्म होने वाला फिर टॉपिक नहीं रहेगा। तरीका यही है कि आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैं अगर आपको मैं बोलता हूं कि होमवर्क है आपको करके दिखाना, तो आप बढ़िया तरीका यही है कि आप उसको करो। अगर नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, करने के बाद में आप तुरंत टेलीग्राम पर भेज दो, उसको मैं देख लूंगा। देखने के बाद अगर कहीं कमी रहेगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, या मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये आप करते रहोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मैं सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस जो भी आएगा, मैं आगे कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोई भी चीज़, तो ये आपको यहीं पर सीख लेना है। इसके लिए देखो ये फार्मूला होता है px। अब अच्छा इसको अगर हम देखें, x बराबर 0 से n e की पावर x t n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x, और अगर जो बाद में हम यहाँ पे देखें x बराबर 0 से n, और ये n c x लिखा है, और यहाँ पे अगर जो बाद में इसको हम अगर जो बाद में देखना चाहें तो e की पावर t, और यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको जब ये दोनों सेम सेम है तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा ई टी, और ये x हो जाएगा, और ये q n माइनस का x हो जाएगा। चूंकि ये आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, देन फिर आपको बता देता हूँ। x बराबर 0 से n n c x p की पावर x q की पावर n माइनस का x, ये हमारा इक्वल होता है q प्लस का p n। अब इसमें भी अगर जो बाद में आप देखो तो p की जगह पे ये इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q तो पहले लिखेंगे, देन p की जगह पे जो लिखा है ये हम लिखेंगे e की पावर t, और ये हमारा n होगा, यही हमारा mxt हो गया। तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ट्रिक वो हो गया। अब इसके बाद में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं। अगर जो बाद में आपसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछ लेता तो ये फाई एक्स टी होता है, और फाई एक्स टी का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको समझा रखा है। ये सब फर्स्ट लेक्चर की चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में ये मैंने बताया है। जिसको भी अगर रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेशन एमजीएफ नहीं पढ़ना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो मैंने नाम से जो वीडियो पढ़ा है वो
उसमें मैंने सारे फार्मूले, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, तो ये जाकर के देख लेना। ये होता है। अब यहाँ पर अगर जो बात हमें लिखना हो तो कुछ नहीं, क्यू प्लस, मतलब जहाँ पे टी है, इसमें जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या कर देना है, वहाँ पे टी की जगह पे हमें कर देना है आई टी। तो ये हमारा हो जाएगा आई टी और ये हमारा हो जाएगा पी एन हो जाएगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हमें पीजीएफ अगर हम देखें, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि पीजीएफ हम कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं, या कॉन्टिन्यूअस के लिए कैलकुलेट करते हैं, या डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेट ओनली करते हैं, या किसी के लिए भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, या बोथ के लिए करते हैं। तो ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से आप बताओ कि किसके लिए ये पीजीएफ यूज होता है। तो यहाँ पर ये हमारा होगा पीजीएफ में, मैंने बताया था जहाँ पर ई की पावर टी लिखा हो वहाँ पर बस एस कर देना है। ये आप फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इसको मैं पहले नहीं लिखता, या मैं पहले वीडियो में ही नहीं समझाता, क्योंकि वो यहाँ पर टाइम देखो हमारा बचा रहा है। देन आप सीजीएफ भी देखोगे, कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए कप्पा एक्स टी, और ये हमारा होगा लॉग एम एक्स टी। तो अगर जो इससे अगर जो हम देखें तो लॉग, और ये हमारा क्यू प्लस ई टी, और ये हमारा पी, और ये हमारा एन होगा। एन अगर हम बाहर निकाल लें तो लॉग क्यू प्लस ई टी, और ये हमारा पी हो गया। इससे भी कभी कभी ये आपसे पूछ लेगा कि ये दे दिया है और इसके माध्यम से, मतलब ये एक फार्मूला दे दिया और इसकी मदद से आपको बताना है कि मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, और जैसे थर्ड सेंट्रल मोमेंट या फोर्थ, तो ये यहाँ से भी निकाला जा सकता है। मैं आपको सिर्फ एमजीएफ का बता रहा हूँ, और देन आप इससे भी निकाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से भी निकाल सकते हो, पीजीएफ से भी निकाल सकते हो। बट ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप एमजीएफ वाला जो मैंने चैप्टर वो पढ़ाया है उसमें सारा ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, तो जा करके आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको अगर हटा दें और देखो यहाँ पे ये वाला हम समझते हैं। ये भी देखो मैंने आपको समझाया है फार्मूला, इससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझ लो कि यहाँ से, मतलब इससे तो आप तुरंत पहचान लेंगे, बट अगर जो बाद में कोई ऐसा एमजीएफ दे रखा है जहाँ से आप कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तब मीन वेरिएंस कैसे निकालोगे, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक मतलब कह सकते हो ये यहाँ से इस तरह से निकाला जाएगा। और यही चीज़ अगर जो आपको सीजीएफ दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दे रखा है, पीजीएफ दे रखा है, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस जो इसके फार्मूले हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो फार्मूले के लिए आपको एमजीएफ सीजीएफ वाली क्लास को देखना ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। अच्छा, अब अगर जो बाद में मैं इसका अगर फार्मूला, इसके लिए अगर मैं फार्मूला देखूं तो ये इसका फार्मूला होता है r बराबर 0 से इन्फिनाइट टी की पावर r फैक्टोरियल r, और ये म्यू r डैश होता है। अब ये मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये जरा देख लो, क्यों, और ये यहाँ पे p हो गया। और देखो ये सब, ये उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लग रही होगी जिन लोगों ने फार्मूला बैंक वाली क्लास को पूरा देख लिया है, क्योंकि उसमें ये सारे फार्मूले मैंने एक पास लिखाए हैं। ये आपको करना यही है कि वो सारे फार्मूले एक पास आपको भी लिखने हैं। लिखने के बाद में कोई चीज़ आईएसएस में जो भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, देन आप देखोगे कि आपकी चीज़ें चुटकियों में होंगी। तो ये एक्स, ये हो 1 प्लस फैक्टोरियल एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और हाँ, अच्छा, ये भी किसी को लगेगा कि इसमें क्या है, मैं लेक्चर क्यों देखूँ, ये तो मैं इसे गूगल कर सकता हूँ, वहाँ से देखो, आप देख सकते हो, नो डाउट। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो मैंने सारे फार्मूले अरेंज करके लिखे हैं, ठीक। वो आप कैसे समझोगे कौन कौन से फार्मूले आईएसएस में यूज होते हैं, या तो आप तुरंत तुरंत बार बार आप देखोगे या बार बार लिखोगे। बेस्ट तरीका क्या है, सारे एक पास एक मतलब कॉपी बना ली, उसमें एक जगह सारे फार्मूले लिख लिए, एक तो ये तरीका। और मैंने ये भी बताया है, जैसे बाद में ये आप ये फार्मूले भूल जाओगे, तो इसके लिए मैंने एक जो यूलर ने एक मैक्लारेन यूलर का एक एक्सपेंशन है, मतलब उनका एक फार्मूला है, उससे आप जैसे बाद में कभी आपको जरूरत पड़ी साइन एक्स के लिए, लॉग 1 प्लस एक्स के लिए, या कुछ भी आप देखोगे कि साइन हाइपरबोलिक, तो आप कैसे करोगे, चुटकियों में करना है। तो आपको मैंने वो बताया, एक फार्मूला बस याद रखोगे, सारे फार्मूले आपके निकल जाएंगे, इसलिए आपको वो वीडियोस देखनी है। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखो, और देन यहाँ पे ये ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम, और यहाँ पर ये कुछ ये x की पावर r अगर जो बाद में फैक्टोरियल r, ये इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से ही लिख लेता हूँ। तो ये हमारा 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें टी की पावर r फैक्टोरियल r लिखेंगे, और ये भी इसी तरह से चलता जाएगा, और ये हमारा ये होगा। अब इस वाले फार्मूले को अगर जो बाद में हमें हटा दें, देन देखो आप, ये देखो
अगर जो ये, अब इसको सब के साथ में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखते हैं तो देखो क्यू और ये हो जाएगा हमारा प्लस का पी, देन हमारा ये मिल के क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर जो बाद में मुझे हटा दें क्योंकि पी प्लस क्यू क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, और ये इन सब के साथ में अगर जो हम इसको कर दें ये हमारा हो जाएगा पी हो जाएगा, देन टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी पी हो जाएगा, इसी तरह से ये यहाँ पे टी की पावर आर फैक्टोरियल आर हो जाएगा, और ये p की पावर मतलब p ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पे n भी इसका पावर में लगा है तो ये n भी रखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये देखें तो 1 हो जाएगा, ये p प्लस क्यू 1 होता है, और ये t अपॉन में फैक्टोरियल 1 और ये p हो गया, और इसी तरह से टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 p, ये डॉट डॉट करके लिखा है और इसकी पावर n लिखी, ठीक है। अब अगर जो बाय द वे आपने ये पढ़ रखा है, अगर जो ये आपने अगर फार्मूला अगर पढ़ रखा है, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको मैं पूरा x मान लेता हूँ, इस फार्मूले की, ये फार्मूला अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आसानी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो यहाँ पर ये इसके लिए लिखा जाता है n और x फैक्टोरियल 1, ये इसका फार्मूला होता है, ये सब फार्मूले मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। ये हमारा होगा यहाँ पे 1 मिनट n(n-1) फैक्टोरियल 2 होगा, ये हमारा x स्क्वायर होगा, इसी तरह से खुलता जाएगा। तो इसमें अगर जो बाद में हम रखते हैं तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा n अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा, और x की जगह पे ये पूरा टर्म लिखेंगे हम, t अपॉन फैक्टोरियल 1, ये हमारा p होगा, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये p होगा, ये पहले सिर्फ इसके लिए आया है। इसी तरह से जब हम n(n-1) फैक्टोरियल का 2, और ये हमारा होगा, ये देखो ये हमारा फैक्टोरियल 2 इसके लिए आया है, और इसमें जब हम लिखेंगे तो एक ये फैक्टोरियल भी 2 रहेगा, जो कि ये देखो ये वाला, ये तो मैंने लिख लिया। अब ये तो इसके लिए हो गया पूरा, अब इसके लिए हम जब लिखेंगे तो यही ये जो टर्म है ये वाला, ये यहाँ पे पूरा स्क्वायर करके लिखेंगे, और इसी तरह से सारी चीज़ें लिखेंगे। अब इसको अगर जो बाद में हमें अरेंज करना पड़े, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ उनके लिए है जो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये आपसे बस कभी ऐसा आएगा तो वो एक प्रोसेसर, मतलब आप ऐसा समझो ये एक तरीका है, इस तरह से आप निकालेंगे जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें अरेंज करना क्या है, मतलब ये इसको कुछ इस तरह से हम अरेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर जो हम बाय द वे ये NP को अगर हम एक पास ले आएँ, और ये हमारा हो जाएगा t अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये देखो यहाँ पर ये अब यही अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बचेगा, तो ये हमारा बचेगा NP, और ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ठीक। इसी तरह से अगर क्यूब के लिए होगा तो क्यूब के लिए भी हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया, और इसी तरह से हम इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन ये मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम यहीं से सारी चीज़ें लिख लेंगे। देखो जब इसका स्क्वायर हम करेंगे, या 1 मिनट मैं, हाँ इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म है ये इतना टर्म, ये वाला इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर करके ही लिखोगे इसमें। देखो तो जब हम ये देखो स्क्वायर करके लिखेंगे n(n-1) और ये फैक्टोरियल 2 और एक ये फैक्टोरियल 2 ये भी लिखा है, देन इसका स्क्वायर करना है, तो हम स्क्वायर करके ही लिखते हैं। तो ये टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, कोई बात नहीं। अब ये हमारा हो जाएगा p का स्क्वायर, स्क्वायर तो हम ऐसे ही करते हैं, फिर देन t की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ये हमारा फैक्टोरियल 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 तक ही हमें जाना है, इसके आगे हमें नहीं जाना है, तो हम आगे की चीज़ें बस ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इसी तरह से अब जब नेक्स्ट हम करेंगे, सोच के देखो, जब इसी के आगे जब हम चीज़ें लिखेंगे तो ये हमारा होगा n(n-1), तो ये हमारा क्या होगा, जब इसमें अब ये चीज़ हट गई, आप देखो अगर जो बाद में हम इसमें करते, और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये वाला टर्म पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n(n-1), और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें ये हमारा फैक्टोरियल, इसको भी अगर हम ओपन करें, इसको भी ओपन करें, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 2 को 2 लिखते हैं और इसको भी 2 लिखते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई भी हम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखो p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा t का स्क्वायर होगा,
और ये यहाँ पे हम इसको फैक्टोरियल 1 है तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 2 करें तो यहाँ पे 2 हम कर देते हैं, बात सेम है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम इसी को यहाँ पे अगर हम करेंगे तो देखो फैक्ट, अब देखो ये हमारा 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 है और फैक्टोरियल 4 हमें बनाना है क्योंकि t की पावर देखो यहाँ पे n माइनस का 1 और ये हमारा हो जाएगा t की पावर 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बनाना है। फैक्टोरियल 4 हमारा होता है, अगर आप करके देखो 4 3 2 1, अगर जो बाद में मल्टीप्लाई में सारा लिखा हुआ है तो ये हमारा हो गया 24। तो 24 करने के लिए, और चूंकि इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लिखा हुआ है 16, तो 16 लिखा है तो यहाँ पे मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब सपोज यहाँ पे 16 ये लिखा है और हमें 24 बनाना है तो ये हम 16 कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर जो बाद में 4 इंटू 4 ये लिखा है, अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम 4 इंटू 2 कर लें और 2 को हम बाहर निकाल लें तो ये हमारा 8 हो गया, तो मतलब 2 को मैंने बाहर कर दिया है अभी। और यहाँ पे अगर हम 3 से अगर ये कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये देखो, मतलब यहाँ पे ये है 3 ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे नीचे यहाँ पे 3 आएगा और 2 यहाँ पे बचेगा, तो ये हमारा सेम लिखा है। मतलब अब इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा 3 है, नीचे का पूरा कैलकुलेट करो, ये हमारा 6 लिखा है, ये हमारा कितना है 24। अगर इसको अगर हम मतलब कैंसल आउट करेंगे तो देखो, अच्छा हाँ यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा 8 बचेगा और 8 दूनी 16 होता है, ये मैंने और 16 की ही मैं भाग कर रहा था। तो ये देखो अब ये इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर तरीके आपको नहीं आते होंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। अब जैसा कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। देन इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। अब इसी तरह से क्यूब का जब आप ओपन करोगे तो जब क्यूब लगा होगा तो चूंकि क्यूब का भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 तक लिखा था, अब इसी तरह से आप क्यूब के लिए भी लिखोगे तो मैं एक अरेंज करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप समझो। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये देखो ये t और फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा np और ये यही फैक्टोरियल 1। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो टी स्क्वायर एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे भी मिला है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर हम लिखें तो np और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 p स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा होगा टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अच्छा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं होना चाहिए, देन ये रहेगा और देन ये पूरा हम अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये जरा देखो, ये जो लिखा था इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो ये कुछ यही दे रखा है, ऐसा ही ये ओपन होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ओपन होगा, μ1 डैश टी अपॉन फैक्टोरियल 1, इसी तरह से μ2 डैश टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। आप 3 के लिए भी 4 के लिए भी ये अरेंज करके लिखोगे, बट आपने सिंपल सा भी आपको मैंने दिखाया भी था, बड़ा लेंदी होता है। तो ये हमारा ये वैल्यू है, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, ये वैल्यू देखो, ये मतलब कॉफिशिएंट को बोथ साइड जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक और तरीका हम देख लेते हैं इसी में, एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं। वो तरीका क्या है ये जरा देखो, ये मैं बस आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप कर पाओ। तरीका देखो, अगर जो ये लिखा है mxt क्यू प्लस ई की पावर टी, ये जो हमारा है मेथड, ये हमारा सेकंड है। तो सेकंड मेथड को हम कैसे करेंगे ये जरा देख लेते हैं। इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम क्यू को हम मैंने ये लिख लिया, ये मैंने इसको लिख लिया, ये लिख लिया और ये हमारा एन हो गया। अगर जो हमें फर्स्ट मोमेंट सिर्फ निकालना है तो एम एक्स टी, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर देखो बचेगा ये हमारा और ये हमारा क्यू, इसको हम क्यू लिख सकते हैं, और ई की पावर टी, चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वही सेम वैल्यू देता है, ये हो गया। और ये हमारा हो जाएगा n-1, और जो ये अंदर छिपा हुआ है इसका करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हम इसको जब लिखेंगे तो ये ई की पावर टी लिखा है और p ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म में ये होता है जब डिफ्रेंशिएशन हो जाने के बाद में t की वैल्यू 0 पुट करते हैं।
और यही पीजीएम में भी करते हैं, बट वहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट करते हैं ये आप कमेंट करके हमें बताइए। और यहाँ पर अब हम जब टी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो देखो एन बचेगा, ये हमारा क्यू, और ये हमारा टी की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 जो हमारा होता है 1 होता है, तो ये हमारा पी बचेगा, ये हमारा n माइनस 1 होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 प्लस इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई है 1 हो जाएगी, तो ये हमारा p बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n बचा और ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, और ये यहाँ पे p है तो ये हमारा p हो जाएगा। यही देखो मैंने बताया था कि ये हमारा ये हो गया। इसी तरह से आप 2 के लिए 3 के लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे, देन आप टी की वैल्यू 0 रख करके इससे भी आपको करके दिखाना है। जितनी भी मैंने आपको बताया ये सब टेलीग्राम पर आपको शेयर करते रहना है। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज दे रहा हूँ, तो आज अगर वीडियो देख रहे हो तो तुरंत का तुरंत करके भेजो। इसी तरह से आप सीजेएफ से भी कर सकते हो, बट मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट मैं इसके बाद में, ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। अब मेन जो इसमें है वो प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा मतलब n1 कॉमा पी को, ये नहीं होगा, हटा लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगी आपको। हाँ ये है। और y अगर जो बाय द वे आपको दे रखा है बाइनोमियल n1 कॉमा पी, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। देन x प्लस वाई चाहे आप लिखो, ये बाइनोमियल को फॉलो करता है n1 प्लस n2 कॉमा पी, या इसको मैं z भी मान सकता हूँ, जो भी आपको t मानना है, जो भी आप मान सकते हो मान सकते, मतलब मान लेना, ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा है वही नहीं है, आपका जो मन करे वो भी मान सकते हो, ठीक। अच्छा ये आपने पढ़ा है x अगर दे रखा है तो ये यूनिवेरिएट, अगर x और y दे रखा है तो ये बाईवेरिएट। इसी तरह से अगर जो 3 टाइम्स दे रखा होगा तो ये ट्राईवेरिएट है। इसी तरह से ये चलता जाता है, जब यही x1, x2 डॉट डॉट xn में पहुंच जाते हैं तो ये मल्टी वेरिएट हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको आता है। अब हम मुझे आपसे जो क्वेश्चन पूछना है वो ये बताओ कमेंट करके कि ये दोनों जो हैं ये यूनिवेरिएट हैं या बाईवेरिएट हैं या ट्राईवेरिएट हैं या मल्टीवेरिएट। ये कमेंट करके आपको बताना है कि ये जो हमारा ये मैंने ये जो एग्जांपल समझाया ये यूनिवेरिएट का है या बाईवेरिएट का है या ट्राईवेरिएट का है या मल्टीवेरिएट का है। इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है, देन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा अब ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि आपको प्रूफ ये कैसे आप करोगे इसका, या कैसे इसको समझोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज होता है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रूफ इसका देखते हैं, बहुत तरह से किया जा सकता है, बट मैं आपको चूंकि एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, सिर्फ आप ये देखो। इसका फार्मूला ये आपको पता है, चूंकि x के लिए n1 है तो ये लिख लेंगे m y t, तो यहाँ पर देखो p q की वैल्यू सेम है जो उसमें है, बस यहाँ पे n2 हो गया है। तो अगर जो बाय द वे m z ये सब प्रॉपर्टी हैं mgf की, तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, mgf जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको थोड़ा समझा देना है, हिंट कर देना है। e की पावर z t हो जाएगा, z की वैल्यू अभी देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, e की पावर x प्लस वाई, और ये हमारा t हो गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, e की पावर x t अगर मल्टीप्लाई कर दें y x t मतलब t हो जाएगा यहाँ पे। चूंकि ये आपको देखो यहाँ पर ये कंडीशन इसीलिए होती है कि ये देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा है, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, e की पावर x t और एक्सपेक्टेशन e की पावर वाई टी, ये हमारा हो गया m x t, ये हमारा हो गया m y t। और यही देखो ये बता रहा था कि ये हमारा जो होता है, या इसको और ऊपर लिखो, अब इन दोनों को अगर जो बाद में साथ में अगर लिखूँ q प्लस e की पावर t p n1, और यही इसके लिए लिखोगे तो मतलब q प्लस e t p n2। जितनी भी एडिटिव प्रॉपर्टी या रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी भी से कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी भी से कहते हैं, ठीक है, पूछा भी बहुत बार गया है, तो ये आपको बताना पड़ता है कि किस में होल्ड नहीं कर रही है। तो निगेटिव बाइनोमियल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं होल्ड करेगा और सब में होल्ड करता है।
बट वहाँ पे भी करता है, लेकिन ऑप्शन आपको, आप जब देखोगे तो ऑप्शन में आपको लगेगा कि यही एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी नहीं करती होगी। अब वो मैं जब आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो, ये आपको पता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, ये आपको पता है 2 की पावर 3 प्लस 5 हो जाता है। तो ये देखो, ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो जब सेम क्वांटिटी हैं तो ये हमारा ET हो गया, ये हमारा P हो गया, N1 प्लस ये N2 हो गया। और देखो यही बताया भी था, ये हमारा क्या है, यही तो आया है Z जो है x प्लस वाई, इसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ता तो यही तो है बाइनोमियल N1 प्लस N2 P। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए जरा देखो और बताओ। ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताना है, बस हाँ नाम ही जवाब देना है। अगर जो ये 1 होता, ये 2 होता, तब 3 आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है, ये जो फॉलो करेगा, ये यहाँ पर ये होगा, ये फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है P2, या तो ये वाला, मतलब बाइनोमियल लिख देते हैं यहाँ पे। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा होगा। या सेकेंड नंबर आपको ये बताना है कि जो मैंने पहले लिखा था वही सही है। या थर्ड जो आप बताओगे, नॉट एग्जिस्ट। ये आपको सोचकर कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, फिर देन मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा, देन आपको ये कमेंट करके बताना है कि मैं इसको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ये क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाता हूँ तो बहुत लेंदी, क्योंकि इसमें आपने भी देखा होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई हैं आपको। तो जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास उसके नोट्स नहीं हैं या आपको नहीं आता है, आप कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाला जो आपने लिखाया था वो आप समझा देना। जैसे मैंने रिकरेंस के जितने भी, मतलब रिकरेंस रिलेशन फॉर सेंट्रल मूवमेंट, रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी या CGF, इसके लिए देखो मैंने प्रूफ नहीं कराया। अगर आपको चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना करके ये सारे प्रूफ मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर जो बात है आपको उनसे, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे आपसे, आपको भी पता है कि अगर आप वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बस वो आपको याद ही कर लेना है। अब ये चीज़ आपको बताना है कि ये मैं आपको करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि अगर करवाने के लिए आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये जो भी हैं ये बची हुई मैं सारी समझा दूंगा। अगर फिर भी रह जाता है कुछ तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं और एक क्लास लेकर के मैं समझा दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात है मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।